हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली और आज हम सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रीएम्बल के एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप आपने वो सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व किए होंगे और आई होप आपका नॉलेज उससे बढ़ा होगा। तो लेट्स बिगिन सेलियंट फीचर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैंने आपको पहले ही बोला है कि डायरेक्टिव वर्ड पे आपको ध्यान देना है, तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मेरे पास, पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. Article 368 is related to the constitutional amendment. Most of the structure of the Indian Constitution has been taken from the Government of India Act 1935. Original Constitution has 12 schedules. तो फिर से देखते हैं, जो पॉलिटिकल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा कहता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो हमारा जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है। और लास्ट स्टेटमेंट है हमारा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स थे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मेंशन करिए। और अब देखते हैं क्या है इसमें। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल पार्ट हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ये बिल्कुल सही है। जो दूसरा स्टेटमेंट है, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, ये भी सही है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज 12 शेड्यूल्स, ये गलत है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल नहीं थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे। शेड्यूल 9 हमने तो 9th शेड्यूल जो है हमारा वो 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। 10th शेड्यूल हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। 11th शेड्यूल हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात है। और 12th शेड्यूल हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। इसमें पूछा गया है कि जो ऐसा कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी आपातकाल घोषित करने के बाद भी सस्पेंड नहीं होते हैं। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट ए 1 and 3 मतलब कि 14 और 20, 1 and 4 14, 21, 2 and 3 19 and 20, एंड ऑप्शन डी 3 and 4 आर्टिकल 20 and 21। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आर्टिकल ऑप्शन है 1 and 3 आर्टिकल 14 एंड 20। आर्टिकल 14 सस्पेंड हो जाता है नेशनल इमरजेंसी पे, आर्टिकल 19 भी सस्पेंड हो जाता है नेशनल इमरजेंसी पे। जो आर्टिकल 20 और 21 है ये सस्पेंड नहीं होते हैं इमरजेंसी होने पे भी। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, वो है हमारा थर्ड ऑप्शन 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। कौन सा इनमें से गलत मैच किया हुआ है, सही नहीं है। तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल भी कह सकते हैं आप इसको। आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 311 राज्यसभा टू सेट अप द न्यू ब्रांचेस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत मैच किया हुआ है। आर्टिकल 352 आपातकाल के बारे में बात की गई या नहीं की गई है। 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल की बात की गई या नहीं की गई है। आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है। आर्टिकल 311 क्या राज्यसभा इस आर्टिकल से ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई और सर्विस ऐड कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आर्टिकल 352 में बात की गई नेशनल इमरजेंसी की। हमने जब सेलियंट फीचर्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी 352, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट्स रूल की बात की गई है, और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल की बात की गई, ये भी सही है। हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। अब हमारा जो स्टेटमेंट गलत है वो है डी। तो हमारा सही आंसर इसका होगा डी। जो राज्यसभा के पास पार है कि वो एक नई ऑल इंडिया सर्विस ऐड कर सकता है, वो आर्टिकल 311 नहीं देता है उसको, वो आर्टिकल 312 के द्वारा उसको मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपीयर्स इन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फेडरल कहाँ पे मेंशन किया गया है, प्रीएम्बल में, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 368 यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस में, या कहीं पे भी नहीं, नन ऑफ द अबव।
तो लेट्स सी इसका आंसर क्या होता है। तो प्रीएम्बल में कहीं पे भी फेडरल वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। ऐसे ही पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट्स में भी फेडरल वर्ड का यूज़ कहीं नहीं किया गया है, और आर्टिकल 368 में भी कहीं पे भी फेडरल वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। तो इसका आंसर नॉन ऑफ द अबव है। बाकी जो आपको एक चीज़ याद रखनी है वो ये है कि फेडरल वर्ड या फेडरेशन का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो फेडरेशन वर्ड का कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है, इवन दो इंडिया को क्वासी फेडरल बताया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वेलफेयर स्टेट की बात कहाँ पे की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, फंडामेंटल राइट्स में की गई है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में की गई है, सिटीजनशिप में की गई है, या कहीं पे भी नहीं की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स में क्या वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, नहीं, फंडामेंटल राइट्स में वेलफेयर स्टेट की बात नहीं की गई। फंडामेंटल राइट में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिल्कुल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। ऑप्शन ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी फेडरलिज्म, या ऑप्शन डी जुडिशियल रिव्यू। इनमें से कौन सी चीज़ है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। तो देखते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए ऑप्शन सही है। फेडरलिज्म, इंडिया में फेडरलिज्म भी है इसलिए ऑप्शन सही है। जुडिशियल रिव्यू, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन नहीं है। सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन है, इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, विच अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन बी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऑप्शन सी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 एंड ऑप्शन डी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। तो इनमें से कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी नई चीज़ें ऐड की गई थी। क्वेश्चन 8 देखते हैं हमारा, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी किस कंट्री से बोरो किया हुआ है, जर्मनी से किया है, या आयरलैंड से किया है, या यूएसए से किया है, या इंग्लैंड से किया है। तो लेट्स सी हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा आंसर क्या होगा इसमें। हमारा आंसर जर्मनी से हमने क्या बोरो किया, जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन बोरो किया है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी बोरो किया हुआ है, बिल्कुल। तो हमारा आंसर बी होगा आयरलैंड। इंग्लैंड से हमने क्या बोरो किया, इंग्लैंड से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरो किया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स प्लस प्रीएम्बल बोरो किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल क्वेश्चन 9 का, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जुडिशियल रिव्यू की जो बात की गई है वो कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो उसको एक्सप्लेन करता है। तो स्टेटमेंट 1 है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, स्टेटमेंट बी है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, स्टेटमेंट सी है देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू इंडिया, एंड स्टेटमेंट डी है नॉन ऑफ द अबव। तो हमने पिछले जब हमने सेलिएंट फीचर्स की बात की थी तो हमने देखा था कि जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है इंडिया में, इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। तो अल्टीमेटली ये दो ऑप्शन हमारे पास से हट जाते हैं। तो देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू ये गलत है क्योंकि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है, और नन ऑफ द अबव भी हट जाता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आपको पता होगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो यूएस का कॉन्सेप्ट है, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया में क्या अवेलेबल है, तो वैसे तो इसका सही आंसर है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बट देन ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी हो सकता है, बिकॉज यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू को अडॉप्ट किया था, तो ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात की गई है। कहाँ पे? आर्टिकल
21 में, आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात की गई, तो जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन जो यहाँ से ली जाती है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ये हमारा ए होगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन क्या रोल होगा सुप्रीम कोर्ट का, इसमें हमको बताने क्या है। तो ए है हमारा गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सी है फेडरल कोर्ट और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जब हमने सेलिएंट फीचर्स में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था या इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि हमने फीचर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। तो गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल है। इसके साथ में गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है या नहीं है, बिल्कुल है। फेडरल कोर्ट है या नहीं है, बिल्कुल है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। 11th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स को बेस्ट कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ए नॉन बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है फंडामेंटल राइट्स। बी इंश्योर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं। नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, मतलब कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो इनके लिए, या इन्फोर्स नहीं किए जा सकते कोर्ट्स के थ्रू। डी तो देखते हैं ये सही है या नहीं है। ए नॉन बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। इंश्योर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सही है, ये फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं। नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, आप उनके लिए कोर्ट में जा सकते हो। तो जस्टिशिएबल भी है और इन्फोर्सेबल भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंश्योर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंसर्टेड द वर्ड सेक्युलर इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको ये बताना है कि सेक्युलर वर्ड को पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। हमारा ऑप्शन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 या नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से अमेंडमेंट ने सेक्युलर वर्ड को पार्ट 3 में ऐड किया। आपको ये पता है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं ऐड किया गया है, सेक्युलर वर्ड को प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो उसने क्या चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। वोटिंग एज पे चेंज किया, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में चेंज किया, सेक्युलर स्पिरिट में चेंज किया, या किसी में चेंज नहीं किया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए वोटिंग एज। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि जो वोटिंग एज पहले 21 ईयर्स थी उसको बदल के 18 ईयर्स कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमने सेलिएंट फीचर्स में डिस्कशन किया था तो हमने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी कैरेक्टर्स हैं उसमें कुछ, और कुछ फेडरल कैरेक्टर्स हैं। तो आपको ये बताना है कौन सा इसमें से यूनिटरी कैरेक्टर नहीं है, नॉट अ यूनिटरी कैरेक्टर। ओके, तो पहला क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्या इंटीग्रेटेड जुडिशरी यूनिटरी कैरेक्टर है या नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ऑल इंडिया सर्विसेज या जुडिशियल रिव्यू। तो इसका आंसर देखते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है या नहीं है यूनिटरी कैरेक्टर, बिल्कुल है, बिकॉज एक ही सिस्टम ऑफ जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो कि पूरे देश में लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक ही सिस्टम ऑफ जुडिशरी है हमारे पास, सेंटर का और फेडरेशन का अलग अलग नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये भी यूनिटरी कैरेक्टर है। मैंने आपको तभी बताया था कि गवर्नर की पोस्ट क्या होती है। गवर्नर की पोस्ट इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर इन स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होगा वो गवर्नर होगा। अब देखते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। मैंने आपको बताया था कि ऑल इंडिया सर्विसेज भी यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट इनकी जो पोस्टिंग होती है वो स्टेट्स में होती है। तो बचता है क्या हमारे पास, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू हमारा सही आंसर होगा, जुडिशियल रिव्यू यूनिटरी कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन,
सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी इंश्योर्ड बाय। तो हमने पढ़ा था कि जो सेलियंट फीचर्स में से एक ये है कि सिंथेसिस होगा पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में और जुडिशियल सुप्रीमेसी में। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हमने कहाँ से ली थी? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हमने ब्रिटेन से ली, ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, सॉरी हमने लिया नहीं है पार्लियामेंट। और जुडिशियल सुप्रीमेसी जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यूएसए का कॉन्सेप्ट है। तो इनके बीच में जो हमने अडॉप्ट किया वो सिंथेसिस अडॉप्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कहाँ से ये होगा? इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू बेस्ड ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू बेस्ड ऑन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, या इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जुडिशियल रिव्यू बेस्ड ऑन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। पिछले एक क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिया में जुडिशियल रिव्यू है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे बेस्ड नहीं है, वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पे बेस्ड है, जो कि मेंशन है आर्टिकल 21 में, जहां पे बात की जाती है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, तो आर्टिकल 21 में जहां से जुडिशियल रिव्यू की पावर के बारे में इंटरप्रेट किया जाता है वहां पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मेंशन है। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू है। तो यहाँ से हमने सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी को इंश्योर किया हुआ है। तो इस टॉपिक पे इतने ही क्वेश्चंस हैं। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बने भी होंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करिएगा, और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो उसको भी मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इन सारे एमसीक्यूज का PDF फॉर्म भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।